विज्ञान से सजाकर जिसने राष्ट्र को संवारा। अब्दुल कलाम ने दिया राष्ट्र को शिक्षा का दीप न्यारा। हर एक बच्चा सीखे पाए हर मन का अभिनंदन, शिक्षण से ही रचेगा भारत का नया सृजन। इन्हीं पंक्तियों के साथ नमस्कार दर्शकों, लाइव फोन इन कार्यक्रम नमस्कार एमपी के आज के अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आपका स्वागत करने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ पूर्वा राय। जी हाँ, दिन है सोमवार का और हम आपके लिए लेकर आए ढेर सारे ज्ञान का भंडार। तो अगर आप भी हमारे इस ज्ञान के सागर में हमारे साथ गोते लगाना चाहते हैं और ज्ञान के कुछ मोती चुनकर अपना जीवन और सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहते हैं तो देखते रहिए हमारे कार्यक्रम, क्योंकि आज बेहद खास दो विषय लेकर आए हैं हम आपके सामने। जी, आज हम बात करेंगे अब्दुल कलाम जी ने जो हमें राष्ट्र को दिया है, राष्ट्र के निर्माण को दिया है, उस विषय पर चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ समावेशी शिक्षा की भी बात करेंगे अपने कार्यक्रम में। और अगर इन दोनों विषयों को लेकर आपके मन में कोई प्रश्न या जिज्ञासा है तो जल्दी से हमारे फ़ोन नंबर से नोट कर लीजिए, क्योंकि ये लाइव फ़ोन इन कार्यक्रम है। जी हाँ, 9:30 बज चुके हैं। 10:30 बजे तक हम आपके सामने लाइव होंगे, आपके प्रश्न होंगे, विषय विशेषज्ञों के जवाब होंगे। साथ ही साथ अगर आप टीवी के सामने उपस्थित हैं, कोई बात नहीं है, आप अपने मोबाइल पर यूट्यूब पर जाइए, DDMP टाइप कीजिए, हम आपके सामने उपस्थित होंगे। और चलिए अब लिख लीजिए भोपाल दूरदर्शन के फ़ोन नंबर्स जो कि हैं 0755266049। साथ ही साथ हमारा एक टोल फ्री नंबर है, बिल्कुल निःशुल्क है, 0755260232। अगर नहीं लिख पाए हैं, स्क्रीन पर स्क्रॉल हो रहे हैं, लिख लीजिए आप। और अब आ जाते हैं आज के विषय पर। तो चलिए दर्शकों, विज्ञान और शिक्षा, ये जो है राष्ट्र निर्माण में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का योगदान बेहद खास है। इसलिए उनकी स्मृति में 27 जुलाई को हर वर्ष डॉक्टर कलाम की स्मृति दिवस मनाया जाता है। और आज का जो हमारा विषय है वो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, विज्ञान, शिक्षा और राष्ट्र निर्माण। इस विषय को लेकर आज हमारे साथ हमारे एक विशेष अतिथि हमारे स्टूडियो में मौजूद है। तो चलिए इनसे आपका परिचय करवा दूं और इनका परिचय आपको दे दूं। जी हैं, ये हैं डॉक्टर राकेश कुमार पांडे जी, निदेशक संयोजक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल से। नमस्कार। नमस्कार मैडम, बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत अच्छा लगा कि आपने उपस्थित होने का अवसर दिया, और ख़ासकर कि जो महत्वपूर्ण आपका ये नमस्कार मध्य प्रदेश का आयोजन है, इसमें पूरे देश के विद्यार्थी, शिक्षक सारे इसमें जुड़ेंगे, वैज्ञानिक भी जुड़ेंगे, तो उनसे कुछ न कुछ साझा करने का अवसर मिला, आपने दिया, धन्यवाद आप जी। सर, सबसे पहले तो आज हम इतने बड़े व्यक्ति को याद कर रहे हैं और उनका स्मृति दिवस मना रहे हैं, तो उसकी शुभकामनाएं आपको देना चाहूँगी। सर, मन में आता है कि एक व्यक्ति कैसे इतना बड़ा हो सकता है, उनकी सोच को सलाम करता है पूरा राष्ट्र, और मुझे लगता है वो युगों बीत जाएंगे, उनके जैसा हीरा हम फिर से पा पाएँ या ना पा पाएँ शायद संभव नहीं है। क्यों हम ये उनको मिसाइल मैन कहते हैं, और उनका क्या सबसे बड़ा योगदान था जिसको याद करके आज हम ये दिन मना रहे हैं? ये तो भारत के लिए सौभाग्य का विषय भी है और दिन भी है कि हम ऐसे ईमानदार, कर्मठ और जिज्ञासु व्यक्ति को पाए जिससे हमारा देश, हमारा राष्ट्र गौरवान्वित हुआ। आपने जैसा पूछा कि इसमें आने वाली पीढ़ी में विद्यार्थी कैसे अब्दुल कलाम के रूप में निर्मित हो सकते हैं। अब्दुल कलाम जी का ये सपना था कि जो विद्यार्थी है, विद्यार्थी के अंदर लगन होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए और कर्मठता होनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो विद्यार्थी जो है निश्चित रूप से राष्ट्र के निर्माण में सहभागी बनेगा। दूसरा, आपने जो पूछा कि मिसाइल मैन कैसे बने, तो उनके मन में शुरू से ही विज्ञान को लेकर काफ़ी चिंता थी कि विज्ञान और तकनीकी के साथ वो देश और राष्ट्र की कैसे सेवा करें। तो उन्होंने पृथ्वी जैसे मिसाइल का निर्माण किया, पृथ्वी हो गया, और दूसरा अग्नि। जब ये पृथ्वी और अग्नि का जब इस
पूरे क्रम में उन्होंने सहभागिता, समन्वय, तकनीकी जो सलाह दी और इस तरह से उनकी जो भूमिका रही, उसी के कारण से उनको जो है एक मिसाइल मैन के रूप से आका गया, उनके ख्याति प्राप्त हुई। और आने वाले समय में ऐसा हुआ कि कहीं भी कुछ भी होता था, अगर अब्दुल कलाम जी किसी आयोजन में जाते थे तो मिसाइल मैन के रूप से जाने जाते थे। तो जितने भी मीडिया हो या विद्यार्थी हो, उनके मन में एक अलग सी जिज्ञासा होती थी। आप देखेंगे कि हर एक विद्यार्थी सोचता है अब अभी भी कि मैं अब्दुल कलाम बनूं, या इस तरह से। क्यों उसके मन में इस तरह की जिज्ञासा है? क्योंकि उन्होंने अपना जीवन इस तरह सरल, सादगी और देश के लिए समर्पित होकर कार्य किया। और आगे और भी जो चर्चा होगी उसमें मैं आपको बताते जाऊंगा कि किस तरह से उनका जो समर्पण रहा राष्ट्र के लिए। तो आज देखिए कि पूरे देश में, देश के बाहर भी उनका नाम लिया जाता है। उनके जो काम है, उस कार्य को एक अलग छवि बनी हुई है, उससे भारत भी एक शक्तिशाली रूप में स्थापित हुआ। बिल्कुल सर, एक व्यक्ति, आज हम भी एक मानव रूप में हैं, कहीं ना कहीं मन में, चूंकि ह्यूमन बीइंग है, लालच आ जाता है। लेकिन वो एक ऐसा व्यक्तित्व था जो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र के लिए पैदा हुए, राष्ट्र के लिए जिए और राष्ट्र के लिए ही मरे। क्या वो सोच थी, आप अपने शब्दों में अगर बयान करें कि उस व्यक्ति के जाने के बाद जब उनका कमरा खंगाला गया तो नथिंग, कुछ भी नहीं मिला, कैसे हो सकता है? वो सोच क्या थी? उन्होंने उस सोच को कैसे अपने जीवन में आत्मसात किया और आज हम उनके अनुयायी किस प्रकार से बन सकते, ये जानना चाहेंगे। आपने बहुत ही हृदय को छूने वाली बात कही मैडम। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जो आपने एक शब्द बोला ना, लालच, लालच हर व्यक्ति में होनी चाहिए। हाँ। पर वो लालच किस तरह से है, किस चीज़ की लालच है और वो उस चीज़ की जिज्ञासा भी होना चाहिए। उनका हमेशा था कि ऊंचे सपने, ऊंची उड़ान लेनी। उनके मन में सिर्फ एक ही लालच था, विद्यार्थियों से प्रेम। वाह। और राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों की भागीदारी और वैज्ञानिकों का अनुसंधान सतत कर्मठता, ईमानदारी, लगन के साथ और राष्ट्र को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। अगर उन्होंने इस तरह से कार्य किया है, तभी आप देखेंगे कि हर एक व्यक्ति को स्मरण करने का अवसर भी मिलता है और मिला भी। मैं आपको एक उदाहरण भी बताना चाहूँगा और हमारे मध्य प्रदेश के लिए गौरव की भी बात है। एक विज्ञान भारती नाम की संस्था है जो पूरे देश में राष्ट्र निर्माण के लिए स्वदेशी विज्ञान पर काम करती है। उसके द्वारा जो है मध्य प्रदेश में भी श्री एपी अब्दुल कलाम जी का आगमन हुआ। भारतीय विज्ञान सम्मेलन का आयोजन हुआ जिसमें पूरे मध्य प्रदेश के विद्यार्थी आए, स्कूली विद्यार्थी, महाविद्यालय के विद्यार्थी, वैज्ञानिक आए और उनसे संवाद किए। और उनकी एक यही लालसा रहती थी कि मैं नन्हे मुन्ने विद्यार्थियों से संवाद करूं और उनको आने वाले समय का, जैसे आप देखिए कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा अगर जनसंख्या तो युवा पीढ़ी की है। हमारा जो आगामी अगला जो युग होगा, युवाओं का युग होगा। तो उन्होंने हमेशा यही काम किया। तो उसमें आपको मैं बताना चाहूँगा, अभी वर्तमान में श्री प्रवीण रामदास जी राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री हैं। उनके विशेष प्रयास से इस तरह का आयोजन हुआ और आप देखेंगे कि इंदौर में भी उनका आगमन हुआ। तो उनका सिर्फ एक ही लालच था, एक ही ध्येय था। लालच यानी किसी भी चीज़ को हम अपने आप में आत्मसात कर राष्ट्र के निर्माण के लिए किस तरह से कार्य करें जिससे कि राष्ट्र, मेरा व्यक्तिगत स्वार्थ ना होकर राष्ट्र हित का स्वार्थ हो और राष्ट्र का विकास हो। जैसे कहा गया है ना, वसुधैव कुटुंबकम की बात, तो हमेशा अब्दुल कलाम जी यही सोचते थे और यही करते थे। उनका कृतित्व व्यक्तित्व आप देखेंगे तो यही उभर कर आता है कि उन्होंने अपना सारा संपूर्ण जीवन सादगी भरा जिया और राष्ट्र के निर्माण के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया। जैसा कि आपने बोला कि उनके शांत होने के बाद जब उनके कक्ष में देखा गया तो वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो किसी भी उपहार या इनसे प्यार नहीं करते थे। उनको जितने भी अवार्ड मिले हैं, चाहे कोई भी अवार्ड मिला हो, आप देखेंगे कि ब्रह्मोस मिसाइल का एक
कार्यालय है दिल्ली में ब्रह्मोस का, वहाँ पर सारे उनका एक गैलरी बनी हुई है कि जितने भी उनको अवार्ड मिले हैं मैडम, उनको सजो कर रखा गया है। उनके पास बहुत सारे ऐसे पात्र होते थे, क्योंकि वो निश्चल व्यक्ति थे और वो ऐसे वैज्ञानिक थे जिनको जो दूसरे देश हैं उनके मन में आप सोच सकते हैं कि उनके मन में क्या भावना रही होगी। तो उनके पास तो ऐसे पात्र भी थे कि अगर कोई आप भोजन देते हैं तो उसमें टेस्टिंग भी हो जाती थी कि कहीं उस भोजन में कहीं कुछ ऐसे एलिमेंट्स तो नहीं है जो कि उनके शरीर के लिए नुकसानदायक हो, राष्ट्र के लिए हानि हो। तो ये सारे इस तरह से उपकरण, जितने भी रत्न मिले उनको, जितने भी सम्मान मिले, सारे गैलरी के रूप में आप देखेंगे तो वहाँ ब्रह्मोस में अभी भी सजा कर रखा गया है। वो कभी भी किसी भी ऐसी चीज़ों से लालच या प्यार नहीं किए, अगर किए हैं तो राष्ट्र के लिए। जैसा उन्होंने कहा भी है मैडम कि जो शिक्षक है तो विद्यार्थियों को उसे पास होने के लिए नहीं पढ़ाना चाहिए जी। उन्होंने कहा कि एक शिक्षक विद्यार्थियों को राष्ट्र निर्माण के लिए, चरित्र निर्माण के लिए और देश के युग परिवर्तन के लिए होना चाहिए। जब एक शिक्षक एक विद्यार्थी को इस तरह से सजो कर रखता है, तो जिस तरह से आपने बोला कि क्या अब्दुल कलाम हमें मिल सकते हैं, तो इस तरह से अब्दुल कलाम ने स्वयं बीड़ा उठाया था कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी हैं वो कैसे शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों के साथ मिलकर शिक्षा ग्रहण करें और तकनीकी से किस तरह से जुड़ें और तकनीकी का लाभ लेकर वो राष्ट्रीय संस्थाओं में, शोध संस्थाओं में अपनी जन भागीदारी निभाएं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही गजब की व्यक्तित्व थे वो। और मुझे लगता है कि इस राष्ट्र में अगर उनके जैसे और 2-4 लोग हो जाएं तो सच में ये हमारे राष्ट्र की ही उन्नति के लिए, हमारे राष्ट्र की प्रगति के लिए और हमारे राष्ट्र को अपने आप में गौरवान्वित होने के लिए बहुत बड़ी बात होगी। मैं दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि लाइव फोन इन कार्यक्रम है, आपके कॉल्स का हम लगातार इंतज़ार कर रहे हैं। 0755260049 हमारा फ़ोन नंबर है, 0755260232 ये भी दूसरा नंबर है। आपके कॉल्स होंगे और विषय विशेषज्ञों के जवाब होंगे। जी सर, पोखरण परमाणु जब हमने किया, वहाँ पर परीक्षण किया, क्या योगदान था उनका, क्या सोच थी उसके पीछे? जबकि दुनिया भर का विरोध था, हमने सबसे छुप छुपा के किया, किसी को पता ही नहीं लगने दिया, अमेरिका हतप्रभ, रूस हतप्रभ, सब हतप्रभ। क्या सोच थी और कैसे उन्होंने उसको क्रियान्वित किया, इस पूरी सोच के विषय में जानना चाहेंगे। ये जब ये पोखरण सेकंड जो है 98 में जब इसकी एक शुरुआत हुई तो उन्होंने अपने हिसाब से ही टीम रखा। और वो टीम ऐसी थी क्योंकि वैज्ञानिक जो होता है मैडम, आप देखेंगे कि लोग अगर किसी को भी, अगर समाज में अगर कोई व्यक्ति अगर अच्छा काम कर रहा है और बाहरी वातावरण से प्रभावित नहीं हो रहा, सिर्फ वो अपने काम पे ही डेडिकेटेड है, अगर उसको व्यक्ति बोल दे कि ये तो पागल है, ये तो सिर्फ दिन भर पढ़ाई करता है या अनुसंधान करता है, ये कुछ भी जो भी उसका काम है, तो ये समझ लीजिए कि वो अपने अंतिम पावदान पर आने वाला है। बिल्कुल सही। इसी तरह अब्दुल कलाम जी वैज्ञानिक तकनीकी समन्वय के रूप में काम किया कि किस तरह से उनको पोखरण का जो है मिशन हमें क्रॉस करना है और कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शक्ति के रूप में उभर कर आना है। तो उनका पूरा जो वैज्ञानिक सोच, वैज्ञानिक समन्वय, तकनीकी जो शब्दावली थी, तकनीकी का कैसे उपयोग करना है। और देखिए कि इस तरह से वेशभूषा पे वो लोग जाते थे, किसी को पता ही नहीं चलता था कैसे वो लोग रहते थे, कब खाना खाए नहीं खाए, क्या किया, मतलब अपने दैनिक जीवन, अपने जीवन को भूल कर वो राष्ट्र को ध्यान में रख के उन लोगों ने काम किया। कितनी बड़ी सोच थी कि साइकिल पर लेकर जा, साइकिल पर, इसलिए कि कोई सोच भी नहीं सकता है। उनका वेशभूषा भी जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि क्या इस तरह के लोगों से ही आज भी राष्ट्र के जो हमारा भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मतलब छवि है वो ऐसे वैज्ञानिकों के द्वारा ही है, जैसे अब्दुल कलाम हो गए, विजय भटकर जी हो गए, जिनको अपने भौतिक सुख सुविधाओं से कोई भी किसी भी प्रकार से मोह और लोभ नहीं था। उनको सिर्फ अगर लोभ था तो और मोह था तो सिर्फ राष्ट्र के निर्माण में, राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने में, युवा पीढ़ी को एक नई दिशा देने के लिए, एक सोच
डेवलप करने के लिए, तो उन्होंने जब 11 मई 1998 में पोखरण का जब परीक्षण हुआ, जब तैसे ही देखिए कि पूरे देश में हाहाकार मच गया कि अरे भारत तो एक शक्तिशाली रूप में स्थापित हो गया, तब देखिए कि उनके मन में क्या आनंद आया होगा कि उसको तो सिर्फ वही बयां कर सकते हैं या उनके जो टीम में लोग थे। लेकिन देखिए आप कि अगर हम लोग कहीं भ्रमण में या कहीं भी जाते हैं, कुछ भी जाते हैं, तो हमारी जानकारी पूरे सोशल मीडिया में रहती है। कोई भी छोटा सा इनोवेशन की है तो पूरी दुनिया देखती है। लेकिन देखिए कितना बड़ा काम, कितना सेंसिटिव काम और कितना एक सम्मानजनक काम था, जिससे कि राष्ट्र गौरवान्वित होना था। लेकिन इसके बाद भी बाएं हाथ से काम किया तो दाएं को पता नहीं, दाएं से किया तो बाएं को नहीं, यानी इस तरह से कॉन्फिडेंशियल रूप से उन्होंने काम किया और आज देखिए कि उसकी ख्याति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। तो अब्दुल कलाम एक ऐसे, मेरे को तो ऐसा लगता है कि ईश्वर ने ही उनको इस तरह से भेजा था। और इस तरह से बहुत सारे लोग हैं, आप उनके बाल्यावस्था में भी देखिए तो उनके मन में एक बड़ा जुनून था। उनकी जो वीडियो और उनकी जो फोटो देखने को मिलती हैं पुरानी, तो उनको देखिए कि उनको एक शुरू से ही उनको एक लगन था, एक जुनून था कि मेरे को ये करना है, ऐसे करना है, और वो आगे एक रास्ता बनता गया। और वो देखिए कि देश के लिए किस तरह से काम किया। एक इकोनॉमिक्स भी बहुत बड़े थे वो। अगर आप देखिए कि राष्ट्र के, अगर आप देखेंगे कि वर्तमान में किसी को कहीं कोई आमंत्रित करता है, सारी सुख सुविधाएं रहती है, वो राष्ट्रपति थे। पूर्व राष्ट्रपति के बाद भी उनके मन में कभी इस तरह से नहीं था। तो आप देखिए कि अगर कोई शहर है, अगर उस शहर में एक आमंत्रण आता था तो उसको रोक देते थे, यानी इंतजार करते थे। क्यों इंतजार करते थे? उसके साथ उसका कारण क्या है कि वो सोचते थे कि उसी के आसपास एक दो और अगर आमंत्रण आता है तब फिर मैं वहाँ जाऊँगा। एक उदाहरण था कि एक किसी एनजीओ के कार्यकर्ता ने उनको आमंत्रित किया, 5-6 महीने हो गए, मन में एक बड़ा वो रहता है कि हमने भेजा, और वो तो इस तरह से जो इनोवेटिव या ग्रामीण क्षेत्र में काम होता है या विद्यार्थियों के लिए या शिक्षा के लिए, शोध के लिए, तो हमेशा अवसर देते हैं और मिलने का प्रयास करते हैं, कुछ नया सुझाव देते हैं। उनके मन में ऐसे रहा। फिर कुछ दिनों बाद एक और किसी संस्था का जब वहाँ पर आमंत्रण आया, तब उन्होंने स्वीकृति भेजी कि हाँ ठीक है, अब इस कार्यक्रम को ऐसे सेट करना है जिससे कि हमारी आर्थिक जो वित्तीय भार है वो भी कम होगा। क्योंकि उनकी सोच ये थी कि कोई राष्ट्र के लिए सोचते थे। फिर वो उस कार्यक्रम में गए, तो आप सोचिए कि जिनके यहाँ गए, जिस कार्यक्रम में गए दोबारा, तो उनको किस तरह से आनंद की अनुभूति हुई होगी। और जब वो विद्यार्थी मिलते थे, विद्यार्थियों से जब संवाद होता था, उनको भी एक, मुझे भी आपको मैं बताऊं कि मुझे भी एक इस तरह से कई अवसर मिले, भोपाल में मिले, इंदौर में मिले, और भोपाल के बाहर भी हमें उनसे मिलने का कई अवसर मिला। तो मैं देखता था कि उनको एक जुनून रहता था कि विद्यार्थियों से कैसे संवाद करें, विद्यार्थी स्वयं विद्यार्थी क्वेश्चन करे। वाह, तो एक अलग ही, और उनका एक दिशा देते थे कि किस तरह से आगे आप बढ़ सकते हो, कैसे आप अब्दुल कलाम के रूप में भी आप भी स्थापित हो सकते हो। ये एक बहुत बड़ी बात। बिल्कुल। जब पोखरण हुआ, पूरी दुनिया हतप्रभ रह गई। कहते हैं ना कि जब आपकी चमक बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है तो लोगों की आंखों में आप खटकने लगते हो। तो लोगों को समझ में आया कि क्या ये एक भारत, जिसे लोग एक तुच्छ निगाहों से देखते थे, वो इतना बड़ा काम इतनी शांति से कर सकता है कि हाथ को, जैसे आपने बोला कि दाएं हाथ ने किया तो बाएं को पता नहीं चला, और इतने कम संसाधनों को लेकर किया, इतनी कम पूंजी लागत में किया कि आज उसी का एक रूप है कि हम चंद्रयान भी हमने उतने कम लागत में किया कि लोग तो समझ ही नहीं पा रहे कि ये कैसे संभव हुआ है। उनकी वो कौन सी विज्ञान के क्षेत्र में आविष्कार कहें या खोज कहें जिसको आप सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं? सबसे पहले तो इनको देखेंगे मैडम कि इनकी जो एक पहचान बनी तो पृथ्वी और अग्नि से बनी। फिर इन्होंने इसरो में भी काफ़ी काम किया, DRDO में भी किया, उसमें इनका जो उपग्रह प्रक्षेपण पे काम किया। तो इन्होंने हमेशा DRDO इसरो के लिए ही काम किया, यानी देश को किस तरह से शक्तिशाली बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है, और स्वदेशी संसाधनों से स्वदेशी के रूप में मिसाइलों का डेवलपमेंट होना। अभी जैसे आपने चंद्रयान की बात की, तो आप देखिए कि पहले जो शोध कार्य करते थे मैडम, तो उनको इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं मिलती थी। ये जब से पोखरण परीक्षण हुआ 1998 में, उसके बाद से जो अनुसंधान है, जैसे पहले देखते थे जय जवान जय किसान, फिर जय जवान जय किसान जय विज्ञान, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान, अब ये हुआ कि ग्रामीण स्तर तक भी इसको हम कैसे पहुंचा सकते हैं। तो उनकी सोच को भी प्रधानमंत्री जी भी ले जा रहे हैं। आप देखिए कि जैसे ही चंद्रयान हमारा फेल हुआ, इसके बाद
प्रधानमंत्री जाकर स्वयं उन वैज्ञानिकों से मिले तो उनको देखे कि कितनी खुशी मिली होगी कि मेरे से थोड़ी सी कहीं ना कहीं आत्मसंबल मिलता है कि कहीं ना कहीं कुछ हमसे रह गया, उसको और ज़्यादा तरीके से हम उसको अच्छा करने का प्रयास करेंगे। तो वैज्ञानिकों को जो विज्ञान या अनुसंधान करने का जो अवसर मिला और उनको जो एक मोटिवेशनल जो होता है वो इन्हीं से मिला, अब्दुल कलाम जी से मिला, विजय भटकर जी से मिला। प्रधानमंत्री जी खुद जाके और सभी लैबों का भ्रमण करते हैं और ये प्रयास करते हैं कि हमारा जो युवा पीढ़ी है उस तरह से काम करे। जैसे आप देखेंगे कि विज्ञान भारती के जैसे हमने नाम लिया, वो विद्यार्थी विज्ञान मंथन नाम का एक प्रोग्राम करता है मैडम। तो अभी जो है तो आप देखेंगे कि इसरो में भी जाके बच्चे भ्रमण करते हैं, डीआरडीओ में जाके भ्रमण करते हैं, बार्क में जाके करते हैं। जहां एक सामान्य व्यक्ति नहीं जा सकता है वहां वो कैसे विज्ञान में अनुसंधान होता है इस चीज को भी जाके देख सकते हैं। यही जो मतलब कहना चाहिए कि अब्दुल कलाम जी का जो सपना था कि जो ग्रामीण स्तर का विद्यार्थी है, जो कभी ट्रेन नहीं देखा है, बड़ी बड़ी बसें नहीं देखा है, एसी नहीं देखा है, बड़े बड़े लैब नहीं देखा है, वो कैसे कनेक्टिविटी हो सकती है। तो आज के समय में जो है ये है, इस तरह से काम हो रहे हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि आदरणीय अब्दुल कलाम जैसे और भी भारत से कुछ ऐसे विद्यार्थी निकलेंगे और उनको अपना एक आदर्श मानकर, जैसे विवेकानंद जी को लोग आदर्श मानते हैं, उनको आदर्श मान के काम करते हैं, इसी तरह अब्दुल कलाम जी को अपना आदर्श मानकर काम करेंगे। मैं भी उनको जब से मिला तो देखा, मैं भी उनको अपना एक आदर्श के रूप में मानकर काम करता हूं, क्योंकि ये देखा मैडम कि अगर जो भी व्यक्ति, जैसे अब्दुल कलाम भी, जो भी व्यक्ति काम करता है ना तो उसको ये चिंता नहीं करना चाहिए कि मेरा बॉस खुश है या नहीं है। हमें अपने कार्य पर ध्यान देना चाहिए। अब्दुल कलाम जी का यही था, हम सादगी भरा, ईमानदारी से, आत्मनिष्ठा से राष्ट्र को ध्यान में रख के काम करेंगे तो आने वाला समय जो होगा तो निश्चित ही कुछ न कुछ एक सकारात्मक वातावरण बनेगा और राष्ट्र का निर्माण होगा। आप जब मिले उनसे एक शिक्षक के रूप में, आपने उनसे क्या चीज़ सीखी कि वो छात्रों को क्या संदेश देना चाहते थे? वो तो छात्रों के लिए यह संदेश दिया उन्होंने कि आपको डिग्री नहीं लेनी, आपको उसको सीखना है और सीख के आपको उसको नवाचार के रूप में डेवलप करना है और तकनीकी का उपयोग करना है। जब ये सारी चीज़ें मिलेंगी तो किसी भी चीज़ के लिए आप रट्टा मार के पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जब किसी भी चीज़ को आप देखेंगे, समझेंगे और जब उसको आप आत्मसात करेंगे तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ेंगे। जैसे एक देखेंगे कि बहुत छोटे छोटे जगहों में प्रयोग होता है मैडम, जोड़ तोड़, यानी कोई भी चीज़ टूटी हुई है तो उसको जोड़ के कैसे बनाना, यानी एक विद्यार्थियों में इस तरह से एक वातावरण विज्ञान का डेवलप करना है। ये उनकी सोच थी कि हम किस तरह से विद्यार्थियों के अंदर इस तरह का मोटिवेशन करें या इस तरह से डेवलप करें कि वो नया इनोवेशन करें और जिससे कि वो राष्ट्र के रूप में सम्मानित हो सके। तो बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित होते हैं, इस तरह से काम करते हैं मैडम। जी जी जी। युवाओं को राष्ट्र निर्माण में जोड़ने के लिए सबसे ज़्यादा पहले उनका जो एक किस तरीके से युवा को जुड़ना चाहिए उस राष्ट्र निर्माण को लेकर, क्या वो मूल मंत्र था जिसको लेकर वो हमेशा से चिंतित भी रहते थे और कार्य भी करते थे? युवाओं को लेकर तो सबसे बड़ी उनकी जो चिंता थी कि आज का जो वो युवा पीढ़ी है उसमें एक ईमानदारी होनी चाहिए मैडम, और दूसरा अनुशासन होना चाहिए। और कोई भी कार्य मिले उसको अनुशासित रह के ही करने की आवश्यकता है, और जो उसकी सोच हो बड़ा सोच हो। यानी जब वो बड़ा उद्देश्य लेकर या बड़ा गोल लेके चलेगा तो निश्चित रूप से ही उसको कहीं ना कहीं कुछ एक अच्छा अवसर मिलेगा। तो युवाओं के लिए वो हमेशा ऐसा कहते थे कि कोई ना कोई एक ऐसा उद्देश्य लेकर या ऐसा गोल लेकर आप चलिए जो कि राष्ट्र के हित में हो। जी, आज का जो समाज है वो आपने जैसे बताया कि दिखावे का समाज है। व्यक्ति, मुझे लगता है कि अगर किसी एक होटल में जाकर एक चाय भी पी लेता है तो उसको सबसे पहले सेल्फी लेकर उसके स्टेटस पर डल जाता है। लेकिन जब हम माननीय अब्दुल कलाम जी को देखते हैं, उनको सुनते हैं, उन्हें गुनते हैं, वो कौन सा सादगी का मूल मंत्र लेकर वो चलते थे जो उन्होंने आज हमारे लिए वो मूल मंत्र छोड़कर गए हैं, जिस पर शायद आज हम या आगे आने वाले जिसे जनजी कहेंगे, आने वाली पीढ़ी कहेंगे, ये उस पर चलेगी तो एक दिन वो सच में देश
अब्दुल कलाम की राह पर चलकर आगे बढ़ेगा, वो कौन सा सादगी का मूल मंत्र था? उनका जो सादगी का मूल मंत्र था, तो देखिए मैडम कि जिस तरह से आपने अभी विषय रखा कि उनका सादगी का क्या होना चाहिए, तो जैसे अभी वर्तमान में देखेंगे ना, आप पहले भी देखते थे कि अगर कोई भी व्यक्ति जाता, इतना प्रोटोकॉल होता था, लेकिन वो इस तरह के प्रोटोकॉल पर वो विश्वास भी नहीं करते थे। मतलब जो शासकीय प्रक्रिया रहती थी थोड़ा बहुत, बाकी ये बताइए कि वो युवाओं के बीच में, विद्यार्थियों के बीच में कैसे आ सकते हैं? नहीं आ सकते हैं ना। तो वो तो ये हमेशा बच्चों को और युवाओं को यही सिखाते थे कि हमें अपनी कर्मठता से, हमें अपने गोल का निर्धारण, अर्जुन को आँख क्यों दिखी, तो यही वो चाहते हैं कि हमारी जो युवा पीढ़ी है उसको लक्ष्य का निर्धारण होना चाहिए और सादगी भरा होना चाहिए और जिज्ञासा ऐसी होनी चाहिए जो राष्ट्र के हित में हो और राष्ट्र के निर्माण में हो, इस उद्देश्य को लेकर। और विज्ञान का जो उपयोग है वो समाज के कल्याण में होना चाहिए, क्योंकि विज्ञान ऐसा है जिसके बारे में आप समझ सकती हैं कि निर्माण भी करता है, विनाश भी कर सकता है। तो उसमें सोचने और समझने की जिज्ञासा होनी चाहिए कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, जिससे हमारे का जो हमारा जो भविष्य है, देश का जो भविष्य है, राष्ट्र का जो निर्माण है, वो कैसे जो है सकारात्मक रूप से रहे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी एक शक्तिशाली रूप में भारत हमारा स्थापित हो सके। जी 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 जी। अगर हम अब्दुल कलाम साहब की बात करें, उन्होंने एक विज़न रखा 2020 भारत को आगे बढ़ाने के लिए। इस विज़न को लेते हुए अब चलते चलते आपका भी अगर संदेश हम अपने युवाओं के नाम जानना चाहें तो वो आप क्या देना चाहेंगे? अब्दुल कलाम जी का जो विजन 2020 जो मिशन था, उसमें आप देखिए उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य था जी, और सरल सा उद्देश्य था कि जो ग्रामीण है, ग्रामीण क्षेत्र में जो अपना जीवन यापन करते हैं, जो शहरी क्षेत्र में जीवन यापन करते हैं, उनमें आपस में ऐसा समन्वय होना चाहिए कि जो सुख सुविधाएं इनको मिल रही है वही सुख सुविधाएं गांव में रहने वाले विद्यार्थी को, गांव में रहने वाले शिक्षक को, गांव में रहने वाले नवाचार करने वाले हमारे कारीगरों को मिले। तो वहाँ पर सड़क की अच्छी सुविधा होनी चाहिए, रोड की अच्छी सुविधा होनी चाहिए, स्वास्थ्य की अच्छी सुविधा होनी चाहिए, और जो आज आधुनिक यंत्र हैं उनका भी आप अच्छा एक कहना चाहिए कि जुड़ाव होना चाहिए, जिससे कि उन आधुनिक यंत्रों का उपयोग करके वो इस तरह से, जिस तरह से शहरी विद्यार्थी या शहरी वैज्ञानिक या शहरी शिक्षक उपयोग करके आगे बढ़ते हैं, उसी तरह से उनको भी इस तरह का अवसर मिलना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया। जैसे आप देखेंगे कि एक दूरस्थ गांव में भी आज रोड की व्यवस्था है, हाँ। जल की व्यवस्था है, हाँ। स्वास्थ्य केंद्र हैं, सारी चीज़ें, और एक अच्छे विद्यालय भी वहाँ पर उपलब्ध है। लेकिन उसको ये है कि हमें बनाकर रखना है। वहाँ से जो हमारे शिल्पकार हैं, यानी जो शिक्षक हैं, उनको वहाँ से इस तरह के विद्यार्थियों को निकालना है। और निकालने के लिए बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं, भारत सरकार भी ऐसे आयोजन करती है, जिससे कि हमारे अब्दुल कलाम, विजय भटकर, इस तरह से आप विद्यार्थियों को बनाने के लिए प्रयत्न करते हैं, और ऐसा मिलेगा भी। मध्य प्रदेश इसमें मैं बताना चाहूँगा मैडम काफ़ी अग्रणी है, इस तरह से काम करते हैं। और ये आप देखे सुना होगा कि उज्जैन में एक डोगला है जी, डोगला में भी आप भी जाने का प्रयास करिए, वहाँ भी अब्दुल कलाम जी आए थे। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। सच में अगर एक मामूली व्यक्ति भी अपने मन में सोच ले कि मैं अपने जीवन में इस राष्ट्र के लिए अपना जीवन समर्पित कर दूंगा और राष्ट्र को आगे बढ़ा दूंगा, तो वो सोच उसको एक महान व्यक्ति बनने से नहीं रोक सकती। आज हमने डॉक्टर अब्दुल कलाम को याद किया, राष्ट्र उनको सलाम करता है, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए और आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के उस पार हम फिर से एक बेहद खास टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं, और आप जल्दी से लौट कर आइएगा। मैं भी बस लौट कर आती हूँ कुछ ही क्षणों।
उत्तर गुरुवारप्पन मंदिरम, जो दिल्ली में है। यह हम सबका त्योहार है, ये आपका त्योहार है। ब्रेक के इस पार आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एक और खास विषय के साथ हम फिर से उपस्थित हुए हैं। अब जो विषय है वो बहुत ज़्यादा खास है, क्योंकि सबका शिक्षण, हर बच्चे का अभिनंदन। जी हाँ, सही बात है कि पूरे देश में, पूरे समाज में हर बच्चे को समान शिक्षण का अधिकार है। इसको कहते हैं समावेशी शिक्षण अभियान। और जी हाँ, इस विषय को लेकर हमारे साथ हमारी विशेष अतिथि जुड़ी हुई हैं। चलिए इनसे आपका परिचय करवा दूं। आप हैं डॉक्टर मिनी मेहरा, समावेशी शिक्षा प्रभारी, समग्र शिक्षा अभियान, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा। बहुत बहुत स्वागत है मैडम। नमस्कार आपको। जी, सबसे पहले तो एक बहुत ही अनोखा सा बात लगती है, क्योंकि हम उस समाज में रहते हैं जो बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जैसे ही सामने कुछ आता है, हमारे ऊपर बीतता है, वो उस विषय वस्तु में हम अपना योगदान जब देने को आते हैं तो हमारे सोच दोयम दर्जे की हो जाती है। हम एक वर्ग को बिल्कुल अलग कर देते हैं, दूसरे वर्ग को हम बिल्कुल अलग कर देते हैं, और हमें लगता है कि नहीं, हम तो नॉर्मल हैं, ये एबनॉर्मल है। वो क्या सोचा जाता है, जबकि हमारे खुद के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा कि वो दिव्यांग हैं। हम उनको अपंग नहीं कह सकते, हम उनको क्यों ना हमारा खुद का हिस्सा बनाकर चलें। तो इस विषय में मैं आपकी राय सलाह जानना चाहती हूँ कि वो सोच को हम उससे ऊपर कैसे उठें। जी देखिए पूर्वा, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा शुरुआत में कि हमको उस सोच को बदलने की ज़रूरत है जी। क्योंकि देखिए, हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं, हम संसाधन दे सकते हैं, हम बच्चों के लिए या इस प्रकार के दिव्यांग लोगों के लिए बहुत सारी सुविधाएं जुटा सकते हैं, लेकिन जो सामाजिक विचारधारा है, जो दृष्टिकोण है, जो सोच है, उस पर हमको काम करने की ज़रूरत है। और आपने एक बहुत अच्छी बात की कि जब किसी दूसरे की बात आती है तो हम दूसरे तरीके से सोचते हैं, और जब अपने ऊपर आती है तो हम अलग तरीके से सोचते हैं। तो एक कहावत है, आपने सुनी होगी कि जाके पैर फटे ना बेवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। तो ये एकदम सही बात है कि जब हम दिव्यांगता को करीब से देखते हैं, उसको महसूस करते हैं, तब हम उसके लिए अलग तरीके से कार्य करते हैं। और जब हम समाज में देखते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए देखते हैं, तो हमारी विचारधारा जो होती है वो अलग होती है। और यही सोच को बदलने के लिए हम समावेशी शिक्षा जो है ये पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे हमारे भारतवर्ष में चला रहे हैं। समावेशी शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या और क्यों? देखिए, समावेशी शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है वो सिर्फ ये नहीं है कि किसी भी दिव्यांग या स्पेशल बच्चे को एक नॉर्मल स्कूल में एडमिशन दे देना, यहाँ तक सीमित नहीं है इसका दायरा। समावेशी शिक्षा का मूल उद्देश्य है कि हर बच्चे को, चाहे वो सामान्य हो, चाहे वो दिव्यांग हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसी संपन्न परिवार से आता हो, चाहे वो बहुत संसाधनों से लेस व्यक्ति हो या फिर कुछ सीमित संसाधनों वाला हो, वंचित समुदाय का हो, लड़की हो, कोई भी हो, उसको, सभी बच्चों को एक प्रकार की शिक्षा, गुणवत्तापरक शिक्षा मिलनी ही चाहिए, और ये उनका अधिकार है। जी, मैं अगर इसको अपने आप से रिलेट करूं, मेरा छोटा भाई भी दिव्यांग है, और जब हम सारे सिबलिंग्स मिलते हैं, हमको लगता नहीं कि भैया हमसे कुछ अलग है। हम भैया को बिल्कुल अपने जैसे ट्रीट करते हैं। हम भैया को ये कहते हैं कि भैया ये चीज़ ऐसे होगी। हम उन्हें बड़े ही अच्छी तरीके से हम उन्हें समझाने की भी कोशिश करते हैं, और इसको जब ऐसा लगता है कि वो हमारे साथ जब है, तो फिर हमें दूसरे की भी पीड़ा समझ में आती है कि वो दूसरे लोग कैसे उस चीज़ को फेस करते होंगे। मैं अपनी बात पर पुनः आऊँगी, क्योंकि हमारे साथ हमारे कॉलर जुड़ चुके हैं। अशोक जी जबलपुर से, नमस्कार जी, रखें आप अपना प्रश्न। नमस्कार मैडम जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि अभी तो अधिकतर देखा गया है कि जो भी बच्चे हैं, गरीब बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, तो केवल उन्हीं को कॉपी किताब वगैरह सहायता दी जाती है, किंतु अन्य जो गरीब बच्चे हैं तो दूसरे स्कूल में पढ़ते हैं, तो कहते नहीं, उनको नहीं मिलता कुछ भी। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस बारे में कुछ बताएं कि क्या उनके लिए कोई योजना है या कोई सामाजिक कार्यकर्ता ऐसे हैं तो इन गरीब बच्चों को पता लगाएं, या गरीब बच्चे खुद बोलें कि हमको ये कॉपी चाहिए, किताब चाहिए, क्योंकि सामान तो सब महंगा है।
इसलिए आप ये जरा कुछ प्रकाश डालें या कुछ बताएं, मार्गदर्शन करें तो ज्यादा अच्छा हो। बहुत अच्छा, धन्यवाद। अशोक जी, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। देखिए, जितने भी सामाजिक रूप से वंचित बच्चे हैं उनकी शिक्षा के लिए सरकार वचनबद्ध है और उन बच्चों के लिए निःशुल्क जो है शिक्षा की व्यवस्था की गई है और साथ ही साथ शिक्षा के साथ साथ शिक्षा की सामग्री जो है जितनी भी वो सब भी निःशुल्क प्रदान की जाती है। हाँ, ये बात सही है कि शासकीय विद्यालय जितने भी होते हैं उनमें ये सारी चीज़ें जो है पूर्णतः निःशुल्क हैं। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ रहे होते हैं उनके लिए ये स्कूल प्रबंधन की अपनी जिम्मेदारियां होती हैं कि वो बच्चों को किस प्रकार से सारी व्यवस्थाएं देते हैं। लेकिन एक बात मैं ज़रूर बताना यहाँ पे चाहूँगी कि राइट टू एजुकेशन जो है वहाँ पे बच्चों को आपको भी पता होगा कि बच्चों को एडमिशन दिया जाता है प्राइवेट स्कूल में राइट टू एजुकेशन से। तो वो बच्चे जो जाते हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट उन बच्चों को एजुकेशन दिया जाता है। और इसके अलावा कई सारी सामाजिक संस्थाएँ भी हैं, सामाजिक न्याय विभाग भी है, वो भी इस प्रकार के कार्य करता है। तो आप या तो बच्चा एक शासकीय विद्यालय में पढ़े और अगर सामाजिक रूप से वंचित बच्चा है और किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है तो भी उसके लिए काफ़ी सारी सुविधाएं जो है विभाग द्वारा दी जाती हैं। प्रीति नायर जी जुड़ चुकी हैं भोपाल से। नमस्कार जी, रखें आप अपना प्रश्न। जी नमस्कार मैडम, मैं मिनी मैडम से पूछना चाहूँगी कि जो सरकारी ये समावेशी योजना है जिसके तहत ये लोग दिव्यांग बच्चों के लिए भी सभी के लिए समान अधिकार की बात कर रहे हैं, क्या ये एक स्कूल में साबित हो सकता है? क्योंकि एक क्लास में एक टीचर एक समय पे 40 से 50 बच्चों को देखती है और उन्हीं बच्चों में अगर इक्वल राइट्स की बात करेंगे तो इक्वली वो टीचर दिव्यांग बच्चों को भी ध्यान दे सके और बाकी सामान्य बच्चों को भी ध्यान दे सके। ये अपने आप में टीचर के लिए भी चैलेंज है और हमारे उन दिव्यांग बच्चों के लिए भी चैलेंज है। बहुत अच्छा। क्योंकि मैं खुद भी एक ऐसी संस्था से मैं ही काम करती हूँ और मैंने अक्सर देखा कि दिव्यांग बच्चों के लिए दिव्यांग स्पेशल स्कूल में ज्यादा अटेंशन मिलता है बनस्पत उसके कि सामान्य स्कूलों में। जी प्रीति जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा और ये एक बड़ा ज्वलंत सा मुद्दा है और एक डिबेट का मुद्दा भी है कि जहां हम ये बात करते हैं कि बच्चों को इक्वल राइट्स है और समावेशी शिक्षा के तहत हर बच्चे को एक सामान्य स्कूल में दाखिला लेने का, एडमिशन लेने का पूरा अधिकार है, और वहीं कुछ स्पेशल स्कूल्स भी हैं जहां पे कि सिर्फ दिव्यांग बच्चे पढ़ते। तो यहाँ एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है समाज में कि क्यों ना हम दिव्यांग बच्चों को उन दिव्यांग स्पेशलाइज्ड स्कूल में ही एडमिशन कर दें। तो ये बेटर है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे बच्चों होंगे, उन्हीं के जैसे बच्चे होंगे और उनको सारी सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन यहाँ जो एक है जो समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट है, बेसिकली मैं वो बताना चाहूँगी कि जब हम हमारे इन बच्चों को स्पेशल स्कूल में डालते हैं तो नो डाउट उनको सुविधाएं मिलती हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन होता क्या है कि कहीं ना कहीं हम समाज से उनको हटा देते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं, और वो जो बच्चे हैं कभी भी अपने नॉर्मल पीयर ग्रुप से मिल नहीं पाते। और ये बच्चे जिंदगी भर बच्चे नहीं रहने वाले हैं, ये बड़े होंगे, ये समाज के नागरिक बनेंगे। तो जब ये नागरिक बनेंगे तो दिव्यांग बच्चों की एक अलग पॉपुलेशन डेवलप हो जाएगी, सामान्य बच्चों की अलग पॉपुलेशन डेवलप हो जाएगी, और दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं होगा और सामान्य जो जनता है वो कभी भी अपने दिव्यांग साथी को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। इस वजह से समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट लाया गया है। ये मुश्किल है, मैं मानती हूँ मुश्किल है एक सामान्य शिक्षक के लिए कि क्लास में 40 बच्चों के साथ 1-2 दिव्यांग बच्चों को भी टैकल करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। जी बिल्कुल। तो क्या प्रत्येक विद्यालय को समावेशी शिक्षा को अपना लेना चाहिए और सबको एक साथ ही पढ़ना चाहिए? देखिए, ये भारत सरकार की नीति है कि जिसमें समावेशी शिक्षा, ये सिर्फ मध्य प्रदेश के शासकीय स्कूलों के लिए नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष के स्कूलों के लिए है कि इंक्लूसिव एजुकेशन। एक्चुअली इंक्लूसिव एजुकेशन का अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें तो क्या होता है कि जैसे शुरुआत में आप जानते होंगे कि कुछ साल पहले तक दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा का उतना महत्व नहीं था कि बहुत पढ़ाना है उनको, क्योंकि समाज में उतनी अवेयरनेस नहीं थी। धीरे धीरे अवेयरनेस आई तो उनके लिए स्पेशल स्कूल्स बन गए। जो स्पेशल स्कूल्स बने उनमें स्पेशल बच्चों को डाला गया और स्पेशल तरीके से उन्हें पढ़ाया गया। लेकिन फिर ये देखा कि समाज में एक तरीके का वर्गीकरण हो रहा है। फिर इंटीग्रेटेड स्कूल्स आए जिसको कि हम समेकित शिक्षा बोलते हैं। इसमें हमने सामान्य बच्चों को के साथ हमने अपने दिव्यांग बच्चों को एडमिशन तो दे दिया, लेकिन हमने क्या किया, उनको एक अलग कक्षा दे दी। तो उससे भी क्या हुआ कि फिर वही अलग हो गए और ये अलग हो गए। तो अब ये देखा गया कि इनको मिलाएंगे कैसे, क्योंकि जब हम स्वीकार्यता की बात करते हैं पूर्वा, जब हम एक्सेप्टेंस की बात करते हैं तो होना क्या चाहिए कि आज मैं और आप बात करके एक्सेप्टेंस नहीं ला सकते, लेकिन जेनरेशन लगती है।
तो जब हमारे ये बच्चे अपने दिव्यांग साथी के साथ एक साथ बैठ के पढ़ते हैं तो वो देखते हैं और उसको एक्सेप्ट करते हैं कि ये अगर मेरा साथी देख नहीं सकता है या चल नहीं सकता है या समझने में उसको शायद थोड़ी कठिनाई है तो दैट इज नॉर्मल, ये मेरा साथी है। तो जब ये बच्चे उसके साथ बढ़ते हैं तो ना सिर्फ ये जिम्मेदार नागरिक बनते हैं बड़े होके, बल्कि एक संवेदनशील अपना भी लेते हैं एक्सेप्टेंस, और उनको ये समझ में आता है कि ये हमारा ही अंग हमारा है, ही अंग ये हमसे अलग नहीं नहीं है। जी। और वो जो खुद दिव्यांग है वो खुद भी तो अपने आप को उनका अंग मानने 100% लगेगा, नहीं तो वो खुद अपने आप को एक इतर व्यवस्था का अंग मांगनेगा कि मैं तो एक अलग ही व्यक्ति हूँ, और वो खुद एक संकुचित संकीर्ण सोच का हिस्सा बन जाएगा। जी, सामान्य शिक्षा और समावेशी शिक्षा दोनों का अगर बिल्कुल हम, जैसे कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे मिनी, तो हम बात करते थे, एक बीच में लाइन खींच देते थे, एक ये अलग और ये अलग, दोनों को इतर किस प्रकार से किया जाएगा कि अगर हम सामान्य शिक्षा की बात करें और समावेशी शिक्षा की बात करें, दोनों के पॉइंट्स में गिनवाना चाहूँ। देखिए, सामान्य शिक्षा जो होती है जिसको हम ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग कहते हैं, उसमें क्या होता है कि ऐसा माना जाता है कि बच्चे सामान्य हैं और शिक्षा की एक व्यवस्था है और उस व्यवस्था के आधार पर उस बच्चे को चलना होता है या सीखना होता है। एक तरीका होता है, एक मेथड ऑफ टीचिंग होता है, उसके आधार पर बच्चा सीखता है। लेकिन यहाँ ये बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी पूर्वा कि देखिए, ये हमें मालूम है कि हमारे हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, तो समाज में हर बच्चा भी बराबर नहीं है। किसी बच्चे की सीखने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, किसी बच्चे की सीखने की क्षमता उससे थोड़ी कम होती है, किसी को विशेष आवश्यकता की जरूरत होती है, तो कोई गिफ्टेड बच्चा भी होता है जिसको कि बहुत जल्दी से समझ में आ जाता है। उन बच्चों से शायद वो दिमागी तौर पर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो ऐसी स्थिति में समावेशी शिक्षा आती है। तो समावेशी शिक्षा का अर्थ ये होता है कि बच्चा नहीं बदलता, बल्कि पूरी की पूरी व्यवस्था उस बच्चे के आधार पर बदलती है। यानी ये स्टूडेंट सेंटर्ड है, बच्चे की क्या आवश्यकता है उसके आधार पर पूरी की पूरी व्यवस्था बदलती है। अब आ गई बात के दिव्यांग बच्चा है, अब बच्चा तो पैदा हुआ जी, 6 महीने का है, 1 साल का है, 1.5 साल का है। मैं अपने प्रश्न पर पुनः आऊंगी, लेकिन हमारे साथ हमारी रेगुलर कॉलर जुड़ चुकी है, बेहद खास, ये इनके प्रश्न भी बहुत अच्छे होते हैं, अनोखे होते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका संगीता भावसार जी अलीराजपुर से। जी नमस्ते मैडम। नमस्कार मैडम, मेरा एक सवाल था कि जैसे विकलांगों के लिए 3 दिसंबर को विकलांग दिवस मनाया जाता है और वहाँ बच्चों को खेलकूद के लिए लाया जाता है, तो जैसे सामान्य बच्चों के लिए क्रीड़ा परिसर और इस टाइप का एक संस्था रहती है, तो क्या विकलांग बच्चों के लिए भी कोई ऐसी क्रीड़ा परिसर वगैरह ऐसा है क्या? और दूसरा ये है कि केवल दिवस ही मनाते हैं या इन विकलांग बच्चों के अंगों को विकसित करने के लिए या इनमें सुधार करने के लिए भी कुछ प्रयास किया जाता है? क्या बात, मेरा ये बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी बहुत अच्छा प्रश्न है, और बल्कि मुझे ये अच्छा लग रहा है कि प्रश्न पूछने से समाज में कि इसके प्रति क्या विचारधारा है वो समझ में आ रही है और बड़ी पॉजिटिव है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि देखिए, दिव्यांग दिवस जो 3 दिसंबर को हम मनाते हैं वो तो हम मनाते ही हैं, और उसमें हम उनका एनुअल जो स्पोर्ट्स है, एक्चुअली हम स्पोर्ट्स और कल्चरल इवेंट की तरह मनाते हैं, और उसको अभी तो फिलहाल हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर मनाते हैं, और आने वाले समय में हम ये कोशिश करेंगे कि शिक्षा विभाग का ही अपना एक प्रोग्राम हो, क्योंकि बच्चे हमारे पास होते हैं, ये हम करते हैं। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि इनके लिए कोई स्पोर्ट्स के अलग इवेंट नहीं है। आपने पैरा ओलंपिक्स सुना होगा, स्पेशल ओलंपिक्स भी सुना होगा, जो कि स्पेशली दिव्यांग बच्चों के लिए होते हैं, और ये बच्चे स्कूल से ही निकलते हैं। हमारे पास कई सारे ऐसे वॉलंटियर्स होते हैं स्पोर्ट्स के, जो इन बच्चों को सिलेक्ट करते हैं और वहाँ तक लेके जाते हैं। अच्छा, क्या बात है, बहुत मतलब सही बात है कि हम इनको अपनाएंगे, उन्हें अपने साथ में लेकर चलेंगे और उन्हें ये बताएंगे कि तुम हमसे अलग नहीं हो, तुम हमारे ही जैसे हो। कुछ थोड़ा सा अगर अलग होगा तो कोई बात नहीं है, तुम हमारे साथ चलोगे तो हम एक साथ चल सकेंगे। जी, हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, हम बहुत ही जल्दी लौट कर आएंगे। त्योहारों की भूमि रही है ये। मिनी,
ये जानना चाहेंगे कि समाज में बहुत सारी भ्रांतियां हैं दिव्यांगों को लेकर। हमसे अगर बात की जाए कि आप क्या सोचते हैं, तो हम तो बड़े बड़े लेक्चर, ज्ञान सब दुनिया भर के दे देंगे कि नहीं साहब वो तो हमारे जैसे ही हैं, हमारे ही अंग हैं। लेकिन जो मन में सोच है वो कौन कौन सी भ्रांतियां हैं, अगर वो भी हम लोगों को बताएं कि आप ये जो सोच रहे हो ना ये गलत है, तो उनको वो बताना भी बहुत ज़रूरी है कि ये जो आपकी सोच है ना, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि ये हम गलत सोच रहे हैं। तो वो कौन सी भ्रांतियाँ, ये जानना चाहेंगे। देखिए, सामाजिक रूप से जो फैली हुई भ्रांतियां हैं उनमें सबसे पहला तो ये है कि दिव्यांग कुछ नहीं कर सकते। हाँ, ये हमेशा दूसरों पर निर्भर रहेंगे, इनका आगे कुछ नहीं हो सकता, या फिर कोई ना कोई व्यक्ति इनको चाहिए जो जीवन भर इनकी देखभाल करेगा। हाँ। तो ये जो भ्रांतियां हैं ये सबसे बड़ी एक तरीके से बैरियर है हमारे समाज के लिए कि इन बच्चों को हम आगे बढ़ने के लिए कैसे दें, क्योंकि हमारी सोच वहाँ पे ब्लॉक हो जाती है कि ये बच्चा कुछ नहीं कर सकता। हाँ। एक एग्जांपल मैं अभी आपको दे देती हूँ कि जब इनको रिसोर्सेज मिलते हैं ये बच्चों को, तो ये कितने आगे बढ़ सकते हैं। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल ये है कि अभी कुछ समय पहले वर्ल्ड कप जीता है हमारी ब्लाइंड बच्चियों ने, हमारी ब्लाइंड लड़कियों ने वर्ल्ड कप जीत के लेके आई है क्रिकेट में। तो आप ये सोच के देखिए कि अगर उन बच्चियों को घर पे ही रखा जाता कि भाई ये बच्चियां तो देख नहीं सकती, दृष्टिबाधित हैं, इनका क्या होगा, तो क्या वो आज भारत को वो गौरव प्रदान कर पाती? बिल्कुल। तो अगर आप सुविधाएं देंगे, उनको संसाधन देंगे, तो डेफिनेटली वो बच्चा आगे बढ़ेगा और आगे भारत का एक भविष्य भी बनाएगा और एक अच्छा नागरिक भी बनेगा। मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहती हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि मेरा खुद का भैया है, आरुषि जो एक स्कूल है वहाँ पर वो पढ़ने जाता है। एक इतना गजब का नवाचार हुआ कि वो उन्होंने इन बच्चों के लिए वेजिटेबल शॉप खोल दी है। अब बच्चों को ऑर्डर आ रहा है, बच्चे खुद तोल रहे हैं और उन्हें पता है कि मुझे 2 किलो सेब देना है, 1 किलो टमाटर देना है। उन बच्चों को खुद के अंदर बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस भी नज़र आ रहा है। तो क्यों ना हम इनके साथ में कुछ नवाचार करें, तो सच में वो भी आगे बढ़ेंगे और हमें भी अच्छा लगेगा उनके साथ में। हमारे साथ हमारे कॉलर जुड़ चुके हैं, कैलाश ठाकुर जी नरसिंहपुर से। नमस्कार जी, रखें आप अपना प्रश्न। नमस्कार मैडम जी। मैं ये जानना चाह रहा था कि ये जो दिव्यांग बच्चे होते हैं इनको पढ़ाई लिखाई में काफी दिक्कत होती है, तो लोग उनकी थेरेपीज कराते हैं। जनरली देखा गया है कि घर पे बुला के थेरेपीज कराते हैं, क्योंकि वो ताकि अपनी पढ़ाई लिखाई को और अच्छे से कर सके। लेकिन वो देखा गया कि काफी महंगा होता है। मतलब मैंने कई बार पता किया कि जैसे एक सेशन के 500-500 रुपए, मतलब पर डे 500 रुपए देना और 2-3 थेरेपीज करना, ये तो बहुत कॉस्टली हो जाता है किसी गरीब व्यक्ति के लिए। तो ये बिल्कुल मुमकिन ही नहीं है। तो इसका कोई वैकल्पिक व्यवस्था है क्या कि कोई गरीब व्यक्ति भी थेरेपी करा सके ताकि उसका बच्चा अच्छा पढ़ लिख सके? बहुत अच्छा जी मैडम। नहीं, ये बात आप सही कह रहे हैं कि अगर हम प्राइवेटली जाएं थेरेपीज़ के लिए तो वो महंगी पड़ती हैं, इसमें नो डाउट आप सही बोल रहे हैं। और ये भी आप सही बोल रहे हैं कि हर बच्चे को कुछ ना कुछ थेरेपीज लगती है। पूर्वा क्या होता है कि जब ये सामान्य बच्चों से अलग होते हैं तो इनको सिखाने के तरीके भी अलग हो जाते हैं। तो जब इनको सिखाने के तरीके होते हैं तो इनको कुछ एड ऑन सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। तो ये जो सपोर्ट सिस्टम है इसको हम थेरेपी कहते हैं। ठीक है। तो ये जो थेरेपी लगती है, तो जैसा कि आपने कहा कि सामाजिक रूप से जो वंचित तबके हैं उनके लिए क्या सुविधाएं हो सकती हैं, तो अगर हम भोपाल की बात करें तो भोपाल में काफ़ी सारी शासकीय संस्थाएं भी हैं। और खासकर मैं सीआरसी की बात करूंगी, जो कॉम्पोजिट अपना रीजनल सेंटर है, शासकीय संस्था है, वहाँ पे थेरेपीज जो हैं वो बहुत ही न्यूनतम दरों में, क्योंकि शासकीय संस्था बहुत न्यूनतम दरों पे होती है। और इसके अलावा हर जिले में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे संस्थाएं हैं जो कि शासकीय हैं। आप जब जिला अस्पताल में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा, वहाँ आपको वो बताएंगे कि यहाँ पे एक संस्था होती है जो कि बच्चों को थेरेपी देती है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे एनजीओज भी होते हैं जो सपोर्ट सिस्टम करते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और भी ऐड ऑन करना मैं चाहूँगी कि अगर बच्चा शासकीय विद्यालय में पढ़ता है तो शासकीय विद्यालयों में ब्लॉक लेवल पर हम लोगों ने संसाधन केंद्र बनाए हुए हैं। संसाधन केंद्र में सभी प्रकार की सुविधाएं हैं। हर प्रकार की दिव्यांगता के आधार पर किस प्रकार से उन्हें थेरेपी दी जाए, उनको किस प्रकार की असिस्टिव डिवाइसेस चाहिए, वो सारी सुविधाएं वहाँ जुटाई गई हैं। तो बच्चा वहाँ पे भी जाता है और वहाँ पे उसकी थेरेपी होती है। तो काफ़ी हद तक बच्चे का डेवलपमेंट, विकास जो है उस पर हो पाता है। बहुत अच्छे से समझाया आपने। पुनः अपने प्रश्न पर आ जाती हूँ, कौन कौन सी सोच है, क्या क्या भ्रांतियां हैं जो हम गिनवा दें कि ये सोच आपकी गलत है, क्योंकि व्यक्ति को पता ही नहीं है कि वो गलत सोच रहा है। नहीं, जैसे कि हमारा ये क्वेश्चन हम पहले भी बोल रहे थे कि सबसे बड़ी तो हमारी सोच का बैरियर है। क्या होता है, दृष्टि और दृष्टिकोण, दो अलग चीज। तो दृष्टि बदल सकती है लेकिन दृष्टिकोण बदलने में थोड़ा टाइम लगता है। जिस दिन आप दृष्टिकोण बदलेंगे तो पूरा का पूरा विजन ही बदल जाएगा। मैं माफी चाहती हूँ आपसे, क्योंकि हम पुनः अपने प्रश्न पर आएंगे। महेंद्र सिंह चौहान जी जुड़ चुके हैं। जी
प्रश्न रखिए। नमस्कार जी, महेश्वर से जुड़े हैं आप। मैडम नमस्कार, मैं नमस्कार। महेंद्र सिंह चौहान बोल रहा हूँ। हाँ जी। मैडम मेरे को ज्यादा जानकारी नहीं है, पर मैंने अपने कुछ दोस्तों की बातों से ही सुना है कि सीहोर जिले में कोई अस्पताल है इन दिव्यांग लोगों के लिए, तो उसके बारे में मैं आपसे थोड़ा जानना चाह रहा था। अच्छा मैम, बहुत सारे लोग पूछते भी हैं कि क्या ऐसा कोई हॉस्पिटल है सीहोर में? जी। वो बताएं। धन्यवाद ये प्रश्न पूछने के लिए। सीहोर जिले में एक नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड रिहेबिलिटेशन, NIMHR के नाम से हम उसको जानते हैं। ये जो इंस्टीट्यूट है, मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि ये एक संस्था है, एक ये अस्पताल नहीं है। और ये दिव्यांगों से रिलेटेड इसमें काफ़ी सारे कोर्सेज चलते हैं, इसके अलावा थेरेपी चलती है। ये पुनर्वास संस्थान है और क्योंकि वो सीहोर में है और एकदम मेन रोड पे ही है, और तो इसमें एक सुविधा स्पेशल भी है जो कि मैं आपके द्वारा दर्शकों को बताना जरूर चाहूँगी कि भोपाल से भी वो लोग बस चलाते हैं जिसमें कि ऐसे पेरेंट्स अपने बच्चे को लेके जा सकते हैं, और वो बस मैडम फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो क्योंकि अधिक से सरकार भी यही चाहती है कि अधिक से अधिक बच्चे आएँ और लाभान्वित हो पाएँ। तो कई बार ये होता है कि बच्चे गरीब तबके के हैं या फिर सुविधाएँ नहीं हैं, वाहन नहीं है, तो वहाँ तक कैसे जाएंगे। तो वो संस्था जो है वो बस सुविधा भी देती है और वहाँ से आपको बस लेके भी जाती है और वहाँ से बच्चों को छोड़ भी देती है। तो वहाँ ना सिर्फ वो बच्चों को थेरेपी देते हैं बल्कि वो कोर्सेज भी चलाते हैं जिससे कि हमारे बच्चे जो हैं आगे पुनर्वास रिहेबिलिटेशन जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो बनते हैं। बहुत बहुत ही अच्छा है। चलते चलते एक ऐसा संदेश जो सच में लोगों के काम आए और उनके दिल में बस जाए। देखिए, मैं यही कहना चाहूँगी कि हर बच्चा स्पेशल है, हर बच्चा विशेष है। हमें उसकी कमियों को नहीं देखना है बल्कि हमें उसकी खूबियों को देखना है। कहीं अगर कुछ कमी रह जाती है तो ईश्वर उसको कंपनसेट करता है और कहीं ना कहीं उसके व्यक्तित्व में कुछ और अच्छी चीज़ें भी डालता है। और किसी भी व्यक्ति की, किसी भी बच्चे की दिव्यांगता को हमें उसकी व्यक्तित्व के साथ जोड़कर नहीं देखना है। जब हम उसे सामाजिक रूप के स्वीकार करेंगे तभी वो आगे जाके आगे बढ़ पाएगा। ना सिर्फ वो बच्चा बल्कि उसके घर परिवार, उसके अभिभावक गणों को भी सपोर्ट की ज़रूरत है। कई बार क्या होता है कि एक शब्द, सिर्फ एक शब्द पूर्वा, क्या होता है कि एक शब्द किसी का जीवन बना देता है और कई बार एक शब्द इतना चुभ जाता है कि ना सिर्फ वो बच्चा बल्कि उसके माँ बाप की भी जिंदगी काफ़ी हद तक नासूर बन जाता है। तो यहाँ मैं ज़रूर बताना चाहूँगी आप लोगों को कि बच्चे को एक्सेप्ट कीजिए, वो जिस परिस्थिति, जिस कंडीशन में है उसको वैसे एक्सेप्ट कीजिए। और हर बच्चा मान सम्मान और आपके प्यार का अधिकारी है, उसे वही दीजिए जिसका वो अधिकारी। बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद खास चर्चा के अंग रहे आज हम, और हमारे साथ जुड़ी हुई थी मिनी मेहरा जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। दर्शकों, नमस्कार MP एक वो कार्यक्रम है जो मध्य प्रदेश दूरदर्शन का खास कार्यक्रम बन चुका है। जी हाँ, आपके लिए लेकर आते हैं सोमवार से शुक्रवार तक अनेक ऐसे विषय जो कि समाज के लिए बेहद कारगर सिद्ध हो सकते हैं, जिनकी जानकारियाँ आप लगातार देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। पूर्वा राय को दीजिए आज्ञा। नमस्कार। हा हा